हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, जेनेटिक्स का जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है फिजिकल जेनेटिक्स या जिसको बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, और दूसरा आता है इसमें क्रोमोसोमल जेनेटिक्स। जो फिजिकल जेनेटिक्स है इसमें हम बात कर चुके हैं फैक्टर के बारे में या जीन के बारे में। अब इसमें स्टार्ट होता है क्या, क्रोमोसोमल जेनेटिक्स, यानी कि जो क्रोमोसोम की एंट्री है वो जेनेटिक्स के अंदर यहाँ पे होती है। अब हम जो जेनेटिक्स है उसको क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम को लेके हम यहाँ पे जेनेटिक्स को समझेंगे। देखिए, जो कहानी की शुरुआत है वो होती है कहाँ से, मेंडल से। मेंडल ने 1865 में अपना जो वर्क है उसको पब्लिश किया था। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और वहां से जो भी उनको कंक्लूजन मिला था वो सारा जो वर्क उन्होंने पब्लिश किया था 1865 में। मेंडल ने कंसेप्ट दिया था किसका, फैक्टर का। मेंडल के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या मिलते हैं, फैक्टर। और जो फैक्टर होते हैं ये कंट्रोल करते हैं किसको, कैरेक्टर को। मेंडल ने बताया कि भाई कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, और जो फैक्टर है उनके अकॉर्डिंग ये होती है एक डिस्क्रीट यूनिट जिसमें कुछ चेंज नहीं होता है, जो कि ब्लेंड नहीं होती है। एंड ये आगे वाली जो जनरेशन है, मतलब पेरेंट से जो फैक्टर है ये ट्रांसफर होते हैं किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। एंड प्रोजेनी के अंदर भी ये जो फैक्टर है क्या बनाते हैं, कैरेक्टर। तो कहने का मतलब ये जो फैक्टर हैं ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए, खैर उस समय मेंडल से कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे गए कि भाई आप जिन फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ये फैक्टर एक्चुअल में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, मतलब इनकी लोकेशन क्या है एंड इनका केमिकल नेचर क्या है, किस चीज के ये बने होते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का जो जवाब है उस समय मेंडल के पास नहीं था। अच्छा, इसके बाद में 1900 में जो मेंडल है उनका जो वर्क है उसकी होती है रिडिस्कवरी। अब इनके बाद में क्योंकि हुआ क्या, अब इस समय तक सेल डिवीजन की डिस्कवरी हो चुकी थी, मतलब जो मियोसिस है उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। अब लोगों ने जब मेंडल का जो वर्क है उसको दोबारा से रीड किया, अब उनको समझ में आया कि जो मेंडल ने बात की थी फैक्टर के बारे में कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ सच तो है। अब यहाँ पे लोग जो थे उन्होंने जानने की कोशिश की कि भाई जो मेंडेलियन फैक्टर है इनकी लोकेशन क्या है एंड ये किस चीज के बने होते हैं। अब फिर किस चीज के बने होते हैं, यानी कि जो केमिकल नेचर है तो काफी बाद में पता चलता है। बट करीब 1900 के अंदर ही आप बोल सकते हो 1901 के अराउंड दो साइंटिस्ट थे, सेल बायोलॉजिस्ट, सटन एंड बोवेरी। उन्होंने अपनी कुछ स्टडीज की और स्टडी के बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि भाई जो मेंडेलियन फैक्टर है या जिनको हम आज के डेट में जीन बोलते हैं ये हमारे अकॉर्डिंग प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, क्रोमोसोम पे। तो उन्होंने केवल थ्योरेटिकल स्टडी के बेसिस पे ये बताया कि जो फैक्टर है या जो जीन है इसकी लोकेशन क्या होती है एंड इनके अकॉर्डिंग जो लोकेशन है वो क्या है, क्रोमोसोम। तो इसको बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपसे अगर पूछा जाता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रपोज किया था तो क्या आप बताएंगे, सटन एंड बोवेरी। So this theory was proposed by Sutton and Boveri. It was proposed by Sutton and Boveri. This theory was proposed by Sutton and Boveri. देखिए, सटन एंड बोवेरी जो थे इन्होंने कोई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। विदाउट कोई एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने केवल एक कंपैरेटिव थ्योरेटिकल स्टडी के बेसिस पे ये बताया कि जो फैक्टर हैं, मेंडेलियन फैक्टर या जो जीन होते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम पे। अब देखिए, बात आती है कि ये किस तरह से ये जो कंक्लूजन है वहां तक पहुंच पाए। आप ऐसे समझ सकते हैं, इन्होंने क्या किया, क्योंकि सेल बायोलॉजिस्ट है तो उन्होंने पूरा जो सेल है उसको स्टडी किया। जैसे कि जो सेल होती है इन्होंने देखा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। जो मेंडल थे, मेंडल ने बताया कि भाई जो फैक्टर होते हैं फैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो इन्होंने यहाँ से समझना शुरू किया कि भाई कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है सिंगल सेल से। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो डेवलपमेंट है वो सिंगल सेल से होता है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, जायगोट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फैक्टर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, जायगोट के अंदर। जायगोट के अंदर तो होंगे क्योंकि उस जायगोट से ही जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है और जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सारे जो कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं। तो यहां तक वो पहुंच गया कि भाई जायगोट के अंदर मिलते हैं सारे कैरेक्टर। अब बात आती है कि भाई जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जायगोट किससे बनता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। इसका मतलब ये है कि जो मेल गैमेट है
वो मेल पेरेंट के जो फैक्टर है उनको लाता है जाइगोट के अंदर, एंड जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल पेरेंट के जो फैक्टर होते हैं उनको लेके आता है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर, और यहाँ पे जो सारे फैक्टर है वो मिक्स हो जाते हैं। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो यहाँ से उनको समझ में आया कि भाई इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर है, फैक्टर को कैरी करने का जो काम है वो किसका होता है, गैमेट का होता है। अब देखिए गैमेट, गैमेट क्या होती है, सेल होती है। अब गैमेट के अंदर भी इनकी लोकेशन कहाँ पे होंगी, गैमेट के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे या फिर ये होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये इनको पता करना था। अच्छा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, देखिए मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो कंट्रीब्यूशन है जाइगोट के फॉर्मेशन में, ये इक्वल नहीं होता है, ये होता है अनइक्वल। मेल गैमेट जस्ट प्रोवाइड्स न्यूक्लियस, मेल गैमेट केवल क्या प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इज नेग्लिजिबल। लेकिन जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट न्यूक्लियस भी प्रोवाइड करता है एंड साइटोप्लाज्म भी प्रोवाइड करता है। तो फीमेल गैमेट दोनों चीज प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, बट मेल गैमेट ओनली प्रोवाइड्स न्यूक्लियस। तो अब यहां से उन्होंने समझना शुरू किया भी, अगर मान लेते हैं कि अगर जो फैक्टर है, अगर ये फैक्टर हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर तो जो मेल गैमेट है, जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट का फिर तो कोई भी जो कैरेक्टर है वो जाइगोट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो फैक्टर होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं बल्कि कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसको मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों कैरी करते हैं, साइटोप्लाज्म को केवल फीमेल गैमेट कैरी करता है। तो वो पहुंच गए कहां तक, न्यूक्लियस तक। अब उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। भाई न्यूक्लियस जो है वो बना होता है किससे, बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर होता है अंदर होता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अलावा होता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखो होता क्या है, जब सेल डिवाइड करती है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन, एंड जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म गेट मिक्स्ड विद साइटोप्लाज्म, एंड जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या होता है, डिसअपेयर। केवल एक चीज है न्यूक्लियस के अंदर जो कि स्टेबल रहती है, वो क्या होती है, क्रोमेटिन। बल्कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन है ये और ज्यादा कंडेंस होकर क्या बना जाता है, क्रोमोसोम। तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टेबल चीज है वो क्या है, क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो मेंडेलियन फैक्टर है या जो जीन है ये कहाँ होने चाहिए, क्रोमोसोम पे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो स्टडीज थी उसके बेसिस पे ये आइडिया लगा दिया कि भाई हमारे अकॉर्डिंग जो फैक्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम पे। लेकिन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बस जो भी थ्योरेटिकल स्टडी थी उसी के बेसिस पे उन्होंने आइडिया लगाया कि हमारे अकॉर्डिंग जो जीन्स हैं या जो फैक्टर हैं वो कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पे। इसी को क्या बोला गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अकॉर्डिंग टू देम फैक्टर्स या जिनको बाद में क्या बोला गया, जीन्स, फैक्टर्स या जीन्स शुड बी प्रेजेंट ऑन, फैक्टर्स या जीन्स शुड बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। इनके अकॉर्डिंग जो फैक्टर या जीन होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, क्रोमोसोम पे। अब क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था तो उस समय जब इन्होंने थ्योरी को प्रपोज किया तो बहुत ज़्यादा खैर इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। लेकिन फिर इनके बाद में आते हैं कौन, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ड्रोसोफिला पे ही जब वो स्टडी करते हैं उस समय उन्होंने डिस्कवरी की कि इसकी लिंकेज की, और जब वो लिंकेज को डिस्कवर करते हैं तो वहाँ से जो थ्योरी है वो प्रूव हो जाती है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये आपको ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि थ्योरी को प्रपोज किसने किया था तो सटन एंड बोवेरी। अगर ये पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है वो किसने दिया था तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, मॉर्गन। जो एक्सपेरिमेंट है वो किए थे किसने, मॉर्गन ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, इन्होंने बस जो थ्योरेटिकल स्टडीज है उनके बेसिस पे ही आइडिया लगाया था, कंक्लूजन निकाला था कि जो फैक्टर है वो कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम पे। एक तो ये जो भी स्टडीज थी उसके बेसिस पे पहुंच गए कि हाँ भाई जो फैक्टर है वो कहाँ पे होंगे, क्रोमोसोम पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया एक्चुअल में, देखिए मेंडल ने जो भी बातें बताई थी फैक्टर के बारे में वही चीज उन्होंने देखी किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो जीन या जो फैक्टर होता है, जीन का या फैक्टर का जो बिहेवियर होता है या जो बातें मेंडल ने बताई थी फैक्टर के बारे में वही सारी बातें क्रोमोसोम पे भी फिट बैठती हैं। जैसे मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर है वो होते हैं किसमें, पेयर में। इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है ये भी किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। मेंडल ने बोला कि भाई जो फैक्टर होते हैं इनका सेग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड हर एक जो गैमेट है उसके अंदर एक जो फैक्टर है वो जाता है। इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है इनका भी क्या होता है, सेग्रीगेशन।
या क्रोमोसोम का एक्चुअल में जो सेपरेशन है, जो सेग्रीगेशन, उसको हम बोल देते हैं क्या, डिसजंक्शन। तो क्रोमोसोम्स ऑल्सो शो सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन। इसके अलावा मेंडल ने बोला था कि जो फैक्टर होते हैं दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब एक जो फैक्टर है उसका जो इनहेरिटेंस है दूसरे फैक्टर के इनहेरिटेंस के इंडिपेंडेंट होता है। तो इन्हें बताया कि भाई जो एक पेयर है क्रोमोसोम का, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, मतलब जो एक पेयर होता है क्रोमोसोम का वो भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर के। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये, जो बातें मेंडल ने बताई थी जीन के बारे में या फैक्टर के बारे में एक्चुअल में, वही सारी चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की किसके अंदर, क्रोमोसोम्स पे। तो यहां से कुल मिला के ये एक तरह से काफी हद तक श्योर हो गए कि जो फैक्टर है ये कहां पे होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं। they studied they studied they studied parallelism between gene and chromosome। इन्होंने जीन एंड क्रोमोसोम इन दोनों की एक पैरेलल स्टडी की, उसके बेसिस पे ये इन्होंने आइडिया लगाया। जैसे अगर हम देखते हैं जीन के बारे में, जीन एंड यहां पर लिख लेते हैं क्या, क्रोमोसोम। भाई जीन जिसको मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर, तो इसमें बताया गया था कि जो जीन है या जो फैक्टर है ये किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, occurs in pair, occurs in pair। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो क्रोमोसोम है ये भी किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम्स ऑल्सो occur in pair, क्रोमोसोम ऑल्सो occurs in pair। इसके अलावा जो मेंडल थे उन्होंने बताया था कि भाई जो फैक्टर होते हैं दे शो सेग्रीगेशन, फैक्टर शोज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का सिंपल मतलब होता है क्या, सेपरेशन। तो मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए दे शो सेग्रीगेशन। एंड जो यहाँ पे सर्टेन बोवेरी थे उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम का पेयर होता है जब गैमेट बनते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स ऑल्सो सेग्रीगेट, या जो प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिसजंक्शन। क्रोमोसोम्स शो डिसजंक्शन, इसी को बोल देते हैं सेपरेशन। तो सेपरेशन, सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ये एक ही चीज होती है। क्रोमोसोम्स शो डिसजंक्शन। इसके अलावा जो मेंडल है उन्होंने बताया था कि भाई जो फैक्टर है, फैक्टर शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फैक्टर शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो सटर एंड बोवेरी थे उन्होंने बताया कि भाई क्रोमोसोम जो है दे ऑल्सो शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि कोई भी क्रोमोसोम का एक जो पेयर होता है वो दूसरे पेयर के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम is independent of another pair of another pair। मतलब मेंडल ने बोला था कि भाई एक जीन का जो इनहेरिटेंस है, मेंडल एक्चुअली में बोला था कि एक फैक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे फैक्टर के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल ऐसा ही हमें मिलता है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। एक क्रोमोसोम का जो इनहेरिटेंस है या क्रोमोसोम का जो एक पेयर है वो दूसरे पेयर के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बातें मेंडल ने बताई थी फैक्टर के बारे में या जीन के बारे में, वही सारी चीज को देखने को मिलती है किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस भी परफॉर्म किए। मेंडल ने जो भी क्रॉस किए थे, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, जैसे मोनोहाइब्रिड जब मेंडल ने क्रॉस किया था तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं समझने के लिए सिंबल लेते हैं हम, कैपिटल टी या स्मॉल टी, बस इन्होंने क्या किया है, क्रोमोसोम को लिया है,
क्रोमोसोम्स पे जो फैक्टर है उन्हें प्लेस किया है। एंड जो मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस है उसका जो रिजल्ट है, जैसे मोनोहाइब्रिड के अंदर 3:1 का रेशियो एंड डायहाइब्रिड के अंदर जो 9:3:1 का रेशियो मिलता है, ये सारी चीज़ उन्होंने प्रूव की यहाँ पे क्रोमोसोम्स को प्लेस करके। तो पहले हम देखेंगे इसके बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको एक्सप्लेन किया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखिए मेंडल स्टार्ट करते थे जैसे कि टॉल, इसको क्रॉस किया था मेंडल ने जैसे किससे, डॉफ से। तो हमने देखा था कि टॉल के लिए तो क्या लिया था, कैपिटल टी कैपिटल टी। डॉफ के लिए क्या लिया था, स्मॉल टी स्मॉल टी। इन्होंने बस यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने लिया है किसको, क्रोमोसोम को। तो देखो इन्होंने यहाँ पे ये इस तरह से क्रोमोसोम्स को लिया है कि क्रोमोसोम भी किस में होते हैं, ये पेयर में होते हैं। इस क्रोमोसोम पे है कैपिटल टी और आ जाएगा इस पे कैपिटल टी। ऐसे ही यहाँ भी ले लिया एक पेयर, इस पे है स्मॉल टी और इस पे भी क्या है, स्मॉल टी। यहाँ से बनेगा एक टाइप का गैमेट कौन सा, कैपिटल टी। यहाँ से ही बनेगा सिंगल टाइप का गैमेट कौन सा, स्मॉल टी। दोनों फ्यूज करेंगे, उससे आती है क्या, F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन के अंदर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनसे आती है क्या, F1 जनरेशन। हम डायरेक्ट क्या बोलते थे कि भाई F1 आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बट एक्चुअल में क्या होता है, अगर क्रोमोसोम के बेसिस पर देखते हैं तो भाई यहाँ से आया एक टाइप का क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक टाइप गैमेट बनेगा। यानी कि यहाँ पे आया कौन सा, कैपिटल टी, और यहाँ से कौन सा आएगा, स्मॉल टी। यहाँ से आता है कौन सा, स्मॉल टी। ये हो गई क्या, F1 जनरेशन। इसके बाद क्या होता है, F1 में होती है सेल्फिंग। इससे बनते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। क्योंकि जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दो टाइप के बनेंगे मेल गैमेट। कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी, और वही दो टाइप के क्या हो जाएंगे, फीमेल गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि सेल्फिंग वाला केस है तो जीनोटाइप ऑब्वियसली बात है सेम रहेगा। दो टाइप के मेल गैमेट, दो टाइप के क्या बनेंगे यहाँ पे, फीमेल गैमेट। अब देखिए जो गैमेट बनते हैं एक्चुअल में, गैमेट बनने का यहाँ पे प्रोसेस है, तो यहां हम लिख लेते हैं मेल गैमेट, एंड यहां हम लिख लेते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। देखिए वैसे तो हम ये बोल देते हैं कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कौन सा, एक बनेगा कैपिटल टी, दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल टी। लेकिन आपको पता है कि जो गैमेट बनते हैं वो किससे बनते हैं, मियोसिस से। तो मियोसिस से यहाँ पे किस तरह से दो टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। अब खैर जो प्रोसेस है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन शॉर्ट में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो मियोसिस है उससे इस टाइप के जीनोटाइप से दो टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो सेल होती है, ये जो सेल है, जब भी डिवीजन होता है, चाहे डिवीजन कौन सा हो, माइटोसिस, चाहे डिवीजन कौन सा हो, मियोसिस, पहले होता है क्या, इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर आती है तीन फेज, G1, S एंड G2। जो एस फेज होती है, एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसकी वजह से जो क्रोमोसोम है उनका होता है डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा। क्रोमोसोम में क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम के अंदर जो सिंगल क्रोमेटिड होता है, सिंगल क्रोमेटिड से जो क्रोमोसोम है उसमें आते हैं क्या, डबल क्रोमेटिड। तो हर एक जो क्रोमोसोम है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दो क्रोमोसोम हमने बनाए हैं, दोनों के पास में क्या है, एक एक क्रोमेटिड है, ये हो जाएंगे डबल। मतलब क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के पास जो क्रोमेटिड है वो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दो दो हो जाएंगे क्रोमेटिड। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, बस जो क्रोमेटिड है वो क्या होते हैं, यहाँ पे डबल हो जाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है, हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे ये वाला था कैपिटल टी, तो ये तो था कैपिटल टी वाला, तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। ये वाला था स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम, इसका भी डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो उससे दूसरा क्रोमेटिड बन गया यहाँ पे, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। तो ये तो हो गया एस फेज में।
तो G1 आती है, फिर आती है एस फेज, एस फेज के अंदर ये हो जाएगा डुप्लीकेशन, उसके बाद में आती है G2 फेज, G2 फेज के बाद फिर स्टार्ट होता है एक्चुअल में क्या, मियोसिस। अब देखो जो मियोसिस है, मियोसिस होता है दो स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, एक सिंगल सेल है, मियोसिस फर्स्ट में सिंगल सेल से बन जाएंगी दो सेल, फिर आएगा क्या मियोसिस सेकंड, उसमें दो से क्या बनेंगी, चार सेल। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये देखो ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, सेल बीच में से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्रोमेटिड यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, केवल जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो यहाँ पे होती है मियोसिस फर्स्ट। ये है मियोसिस फर्स्ट। तो एक जो सेल है उसके पास ये एक तो सेल ये बन गई, एंड जो दूसरी सेल है स्मॉल टी, ये होगा क्या, मियोसिस फर्स्ट। केवल जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम थे ये अलग अलग हो गए, एक सेल के अंदर ये आ गया और ये वाला जो था ये आ गया इसके अंदर। अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड के अंदर इस सेल से बनेंगे दो सेल और इससे भी क्या बनेंगी, दो सेल। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जो क्रोमेटिड है ये बीच में से डिवाइड कर जाएगा, इससे बनेंगी दो सेल, इससे भी बनेंगी क्या, दो सेल। तो यहाँ पे अब होगा मियोसिस सेकंड, तो इससे बनती हैं दो सेल, तो दो सेल तो ये हो जाती हैं। ऐसे ही ये वाली जो सेल है ये भी डिवाइड हो जाएगी बीच में से, यहाँ से दोनों जो क्रोमेटिड इसके वो अलग हो जाएंगे, तो इससे भी क्या बन जाएंगी, दो सेल। एक तो ये और एक ये, तो इसके पास में क्या है, स्मॉल टी, और इसके पास भी क्या है, ये स्मॉल टी। तो ये हो गया हमारा क्या, मियोसिस सेकंड। देखिए मियोसिस सेकंड के बाद एक्चुअल में क्या होता है, जो सिंगल सेल है अल्टीमेटली जो सिंगल सेल उससे कितनी बन जाती हैं, चार सेल, ये चार गैमेट बन जाते हैं। हम ये देखिए चार गैमेट तो बना, लेकिन अगर टाइप देखें, टाइप तो यहाँ पे दो ही हैं, ये और ये क्या है, कैपिटल टी है, तो एक टाइप तो ये हो गया, ये हो गया एक टाइप, और दूसरा टाइप क्या है, स्मॉल टी, क्योंकि ये और ये जो गैमेट है ये क्या है, स्मॉल टी। भाई सिंपल सी बात है, म्योसिस के अंदर एक सेल में जब म्योसिस होगा तो सेल कितनी बनती है, चार बनती है, गैमेट तो चार बनेंगे। लेकिन हम बात करते हैं टाइप के बारे में, तो टाइप तो दो ही हैं भाई, ये दोनों एक ही टाइप हुआ, फिर दोनों एक ही टाइप है। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर जब म्योसिस होगा दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कौन कौन से, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं मेल गैमेट, ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं किनके बारे में, फीमेल गैमेट के बारे में, वही सेम जो टाइप लेना है। जैसे यहाँ पे बने हैं दो टाइप के मेल गैमेट, ऐसे ही इससे क्या बन जाएंगे, दो टाइप के फीमेल गैमेट। तो दो टाइप के मेल गैमेट, दो टाइप के क्या हो गए, फीमेल गैमेट, वही चेकर बोर्ड बनेगा। और उससे चार टाइप के आएंगे क्या, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, और रेशियो आ जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। तो उन्होंने इस तरह से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको भी यहाँ पे परफॉर्म किया एक तरह से, मतलब क्रोमोसोम पे जो फैक्टर है या जो जीन है उनको प्लेस करके क्रॉस को परफॉर्म किया, और बताया कि भाई जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो सर्टेन एंड बॉबरी थे उन्होंने बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए बस कुछ थ्योरेटिकल स्टडीज के बेसिस पे ये बता दिया कि जो फैक्टर है वो कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम पे होते हैं। इसके बारे में आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी दे रखा है, तो उसको हम देख लेते हैं एनसीईआरटी से भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर जो मैंने अभी देखा है उसी को एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा शॉर्ट में वो दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे दिए हुए हैं, ये दो क्रोमोसोम के पेयर दिए हैं, एक क्रोमोसोम का पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टेज कौन सी दी है, G1। G1 के बाद आती है एक्चुअल में एस फेज। G1 के अंदर हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड है वो क्या होता है, एक एक होता है। लेकिन एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से जो क्रोमेटिड है वो क्या होते हैं, डबल आते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड वो कितना मिलेगा, दो मिलेगा। उसके बाद आती है क्या, G2 फेज। तो एस फेज को यहाँ पे नहीं दिखाया है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या शो कर दिया है, G2 फेज।
एक्चुअल में होती है G1, फिर S फेज जहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद आती है क्या G2 फेज, उसके बाद में आती है क्या म्यूसिस फर्स्ट। देखिए म्यूसिस फर्स्ट में जैसे हमने बात की कि भाई जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल से बनती है कितनी, 2 सेल, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। अच्छा एक्चुअल में जो सेपरेशन है ये होता है किसके अंदर, एनाफेज फर्स्ट के अंदर। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ओकर्स। तो यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर आती है क्या, म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस सेकंड में जब एनाफेज सेकंड आती है, तो म्यूसिस सेकंड की जो एनाफेज एक्चुअल में उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिड वाले रीजन से क्या होता है, अलग हो जाता है। मतलब जो क्रोमेटिड है वो भी क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो म्यूसिस सेकंड जब होगा ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड, म्यूसिस सेकंड में जब एनाफेज सेकंड आती है तब होता है क्रोमेटिड का सेपरेशन। और जब म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल। यहाँ पर देख सकते हैं जो कलर से बनाया है, देखो ये और ये कलर यहाँ पे सेम है, यानी कि यहाँ पे जो ये दो जो गैमेट बने हैं, जो सेल बनी है वो कैसी है, सेम है। और ये इनका कलर कैसा है, सेम है। मतलब यहाँ पे जो गैमेट बने हैं उनका जो कलर है वो कैसा है, सेम है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी गैमेट होगा उनका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो 4 गैमेट जरूर बनेंगे, लेकिन टाइप कितना हुआ, टाइप तो यहाँ पे भी 2 ही है। टाइप आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। जैसे मान लीजिए आप, हमने लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मान लीजिए आप ये था कैपिटल टी और इसके पास में ये क्या था, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आया पहला आती है एस फेज। एस फेज के अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। फिर आती है क्या, G2 फेज। देखो अब ये वाला क्रोमेटिड पे भी कैपिटल टी, इसके पास भी क्या आएगा, कैपिटल टी, और इसके पास स्मॉल टी, और ये वाला जो क्रोमेटिड है इसके पास भी क्या हो गया, स्मॉल टी। इसके बाद आया क्या, म्यूसिस फर्स्ट। म्यूसिस फर्स्ट के अंदर ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और जब म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो सिंगल सेल से बन जाएंगे कितनी, 2 सेल। 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये दोनों जो थे जब स्पिंडल फाइबर बने, ये दोनों चले गए ऊपर, ये आगे दोनों कहाँ पे, नीचे। इसके पास में क्या था, कैपिटल टी था। इसके पास में क्या था, स्मॉल टी। अब ये सेल डिवाइड हो गई। इसके पास में क्या है, कैपिटल टी है। इसके पास में क्या है, स्मॉल टी। तो म्यूसिस फर्स्ट जब हो जाता है तब तो 2 सेल बनी यहाँ पे, दोनों के पास हर एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड अभी भी हैं। अब क्या होगा, म्यूसिस सेकंड होगी। म्यूसिस सेकंड का जब एनाफेज आएगा तब होता है क्रोमेटिड का डिवीजन। इसके पास में देखो कैपिटल टी, इसके पास भी कैपिटल टी, इसके पास में स्मॉल टी, इसके पास भी क्या होगा, एक तरह से स्मॉल टी। तो कहने का मतलब है गैमेट तो 4 बने हैं, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट तो कितना हुआ, 2 ही हुआ। भाई ये दोनों मिला के तो क्या है, कैपिटल टी है। टाइप तो एक ही है, और ये दोनों का टाइप क्या है, स्मॉल टी। तो जो हम बोलते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी से 2 टाइप के गैमेट बनते हैं, उसका मतलब ये नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है एक सेल में अगर म्यूसिस होगा तो गैमेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। लेकिन हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप के बारे में। टाइप कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। एक टाइप ये हो गया और एक टाइप ये हो गया। तो इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी से 2 टाइप का गैमेट होता है। 2 टाइप का जो गैमेट उनका फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। जो यहाँ पे सडन बोवेरी थे उन्होंने बताया एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, इसके अलावा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसको भी इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसके बाद में डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखिए इसमें जो पेरेंट लिए थे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, राउंड येलो और दूसरा पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ फैक्टर के बेस पे अगर देखें तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या लिया था, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब बस इसी चीज को उन्होंने क्या किया है, जो भी ये फैक्टर थे इनको प्लेस किया कहाँ पे, क्रोमोसोम पे। सडन एंड बोवेरी ने जो फैक्टर है इनको प्लेस किया क्रोमोसोम पे, कि भाई जैसे ये क्रोमोसोम का पेयर है, इस पे क्या मिलेंगे, दोनों कैपिटल आर। ऐसे ही ये एक क्रोमोसोम का पेयर है जिस पे क्या मिल जाएंगे, दोनों वाई, एक ये। ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो पेरेंट है इसमें क्या होगा, ये एक पेयर होगा क्रोमोसोम का,
ये इस पे ये स्मॉल आर एंड दूसरा पेयर ये क्रोमोसोम का एक होमोलोगस पेयर जिसपे क्या मिलेगा स्मॉल वाई। तो हो गया पेरेंट। यहाँ से बनते हैं गैमेट, यहाँ से बनेगा एक टाइप का गैमेट, यहाँ से बनेगा एक टाइप का गैमेट, इनमें क्रॉस होगा और इनसे क्या आएगी F1 जनरेशन, इनसे आती है F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन आती है देखिए उसके अंदर क्या होता है, उसमें आता है जैसा हमने डायरेक्ट क्या लिखा था, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल वाई, ये आती है F1 जनरेशन। आप समझ सकते हैं इसको क्रोमोसोम के बेसिस पे। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ से देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके ये यहाँ से तो क्या आएगा, कैपिटल R वाला क्रोमोसोम आ गया, ये यहाँ से आ गया कौन सा स्मॉल r, यहाँ से आएगा कौन सा कैपिटल Y, और यहाँ से आएगा कौन सा स्मॉल y। तो ये हो गया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसके बाद हम क्या देखते थे, इसमें F1 से आती थी क्या F2 जनरेशन। F1 के अंदर होती है सेल्फिंग और सेल्फिंग के बाद क्या आती है फिर F2 जनरेशन। पहले क्या होगा देखिए, जो F1 जनरेशन है सेल्फिंग कर रहे हैं तो इसमें बनेंगे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब हम देख चुके हैं कि अगर जीनोटाइप क्या हो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, तो गैमेट हमने देखे थे बनते हैं यहाँ पे 4 टाइप के, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 है। तो गैमेट कितने बनेंगे 4 टाइप के। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सा टाइप के गैमेट बनते हैं यहाँ पे। एक बनता है कैपिटल R कैपिटल Y, एक बनता है कैपिटल R स्मॉल y, एक बनता है स्मॉल r कैपिटल Y, एक बनता है स्मॉल r स्मॉल y, एक बनता है कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा बनता है कैपिटल R स्मॉल y, तीसरा बनता है स्मॉल r कैपिटल Y, और एक होता है क्या स्मॉल r स्मॉल y। ये हमने देखा था मैथमेटिकली कि 4 टाइप के गैमेट बनते हैं। बट अब आपको समझना है, देखो जो गैमेट बनते हैं वो तो हमने देखा था मैथमेटिकली, लेकिन हम लोग के अंदर या जो प्लांट उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है जिससे गैमेट बनते हैं, प्रोसेस का नाम है मियोसिस। उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भाई एक्चुअल में इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस की वजह से जो 4 टाइप के गैमेट है उनका फॉर्मेशन होता है। तो इससे बनेंगे 4 टाइप के मेल गैमेट एंड 4 टाइप के फीमेल गैमेट, क्योंकि क्या हो रही है इसके अंदर सेल्फिंग, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इससे बनेंगे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे 2 में से कोई भी जो एक टाइप है, मतलब मान लेते हैं हम कि कौन से यहाँ पे 4 टाइप के मेल गैमेट बनेंगे। देखिए क्योंकि जो जीनोटाइप है तो सेम है, जीनोटाइप तो यही रहेगा, तो जिस तरह से मेल गैमेट बनेंगे वैसे ही क्या बनेंगे यहाँ पे फीमेल गैमेट। तो हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो गैमेट है उनका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, मतलब किस तरह से मियोसिस से 4 टाइप के गैमेट एक्चुअल में बनते हैं। तो जब गैमेट बनेंगे जैसे कि हमने देखा था कि भाई यानी कि होगा क्या डिवीजन, कौन सा डिवीजन मियोसिस। मियोसिस से पहले क्या होगा, कोई भी डिवीजन हो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, पहले क्या आती है इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर आती है 3 फेज G1 S G2। एस फेज के अंदर क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होते हैं डुप्लीकेट। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोम का क्या होता है डुप्लीकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम का क्या होता है डुप्लीकेशन। तो ये जो क्रोमोसोम है ये हो जाएंगे क्या डुप्लीकेट। इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ मान लेते हैं ये इस तरह से जो क्रोमोसोम है इनका होता है डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। ड्यूरिंग एस फेज जो क्रोमोसोम है ये होते हैं डुप्लीकेट। एक पेयर हमने ये बनाया है तो इस पे मान लेते हैं ये क्या है कैपिटल R और इस पे क्या स्मॉल r। हर एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड ऐसे ही यहाँ पे जो दूसरा पेयर है ये एक पे क्या था कैपिटल Y, तो इसका जो दूसरा कॉम्बिनेट है इस पे भी क्या आएगा कैपिटल Y, और यहाँ पे हो जाएगा क्या स्मॉल y। ये तो हो गया ड्यूरिंग एस फेज। ड्यूरिंग एस फेज के अंदर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। और जो एस फेज है, एस फेज के बाद क्या आती है G2 फेज। G2 फेज के अंदर भी कंडीशन यही रहेगी। अब स्टार्ट होता है यहाँ पे क्या मियोसिस। जो मियोसिस है उसमें होते हैं 2 स्टेज मेनली, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा क्या होता है मियोसिस सेकंड। अब देखिए होता है क्या यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के अंदर 4 स्टेज आती है मेनली, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। अब यहाँ पे जो स्पेशली मियोसिस में जो मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
देखिए मेटाफेज फर्स्ट में जो अरेंजमेंट है ये किस टाइप का होगा उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के जो गैमेट है वो इससे फॉर्म होंगे। जैसे ये दोनों, ये होमोलोगस पेयर है और ये भी क्या है, होमोलोगस पेयर। जब मेटाफेज फर्स्ट आती है तो क्रोमोसोम जो है ये मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं एंड ये पेयर में अरेंज होते हैं। जैसे इनका एक पेयर है एंड इनका एक पेयर है। अब देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये दो टाइप के पॉसिबल हैं। एक तो अरेंजमेंट यहाँ पे ये हो सकता है, एक अरेंजमेंट यहाँ पे ये पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं हम कि ये सेल है, इसमें एक तो अरेंजमेंट ये है पॉसिबल कि देखो ये कैपिटल आर था और नीचे क्या आ गया, ये स्मॉल आर और ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये भी दोनों होमोलोगस पेयर है। तो ये ले लिया हमने क्या ऊपर, एक तो ये कौन सा है, मान लेते हैं कैपिटल वाई वाला, और नीचे कौन अरेंज है, स्मॉल वाई। ये है स्मॉल वाई। एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है, ये तो है पॉसिबिलिटी फर्स्ट, इसको हम बोल सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी फर्स्ट। देखो पॉसिबिलिटी फर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अरेंजमेंट यही होगा। मान लेते हैं आपके भाई ये जो तो पेयर है, जैसे ये तो ऐसे अरेंज है, कैपिटल आर वाला ऊपर है, स्मॉल आर वाला जो क्रोमोसोम है वो नीचे है। यहाँ पे हमने जो कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम है इसको ऊपर रखा है और जो स्मॉल वाई इसको नीचे रखा है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि जो स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम है ये ऊपर हो एंड जो कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम है ये कहाँ पे हो, नीचे हो। तो अगर मान लीजिए ये ऊपर चला जाए और ये नीचे आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबिलिटी सेकंड। तो यहां पे हम बना लेते हैं क्या, पॉसिबिलिटी सेकंड। पॉसिबिलिटी सेकंड क्या होगी, देखो कि जो मेटाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट में जब क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज होंगे तो जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरह का हो सकता है। जैसे ये एक पेयर तो ये हो गया। मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला पेयर है तो बिल्कुल ऐसा ही है, कैपिटल आर और ये क्या है, स्मॉल आर। जो दूसरा पेयर है इसमें मान लेते हैं कि स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम ऊपर है, कैपिटल वाई कहाँ पे है, नीचे है। तो स्मॉल वाई वाला जो क्रोमोसोम है ये तो अरेंज हो गया कहाँ पे, ऊपर, स्मॉल वाई। और जो कैपिटल वाई वाला है, स्मॉल वाई, और जो कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम है ये कहाँ पर है, नीचे है। ये कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम कहाँ पे है, नीचे। तो भाई सिंपल सी बात है, जितने चांसेस इसके हैं उतने ही चांसेस इसके। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान रखना है। इसी की वजह से डिसाइड होता है गैमेट का टाइप। अगर मान लीजिए जो गैमेट है, मतलब अगर मान लीजिए मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। मेटाफेज फर्स्ट के बाद क्या आती है, फिर एनाफेज फर्स्ट। देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, अब यहाँ से आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये ऊपर की तरफ पुल होंगे एंड ये दोनों जो क्रोमोसोम है नीचे की तरफ पुल होंगे स्पिंडल फाइबर्स से। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन होता है। ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे जाएंगे एनाफेज फर्स्ट में। फिर आएगी क्या, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट के बाद जो सेल है ये आती है बीच में से डिवाइड, तो सेल हो जाएगी बीच में से डिवाइड। तो ये क्या होगी, मेटाफेज ये क्या होगी, म्योसिस फर्स्ट। म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, दो सेल बनेंगी, एक सेल के अंदर दो क्रोमोसोम होंगे, तो दूसरी सेल है उसके अंदर ये दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसके बाद फिर क्या आती है, म्योसिस सेकंड। अब म्योसिस सेकंड के अंदर क्या होगा, देखो ये तो दो सेल बनी है, एक तो ये बनी है और एक ये बनी है। अब बस ये दोनों जो सेल हैं ये भी डिवाइड हो जाएंगे, इनके जो क्रोमेटिड है वो डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप समझ सकते हो, जो क्रोमेटिड से इनका डिवीजन होगा। मतलब देखो ये सेल यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ये बीच में से ये इस तरह से, और ये जो सेल है ये भी इस तरह से डिवाइड हो जाएगी यहाँ से ये। तो दो से कितनी बनेंगी, यहाँ पे चार सेल। जो चार सेल बनेंगी, देखिए ऊपर वाली जो दो सेल बनी है, आप देख सकते हो ऊपर वाली जो दो सेल हैं उसके अंदर जीनोटाइप क्या आएगा, ऊपर वाली दो सेल में क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। नीचे वाली जो दो सेल बनेंगी म्योसिस सेकंड के कंप्लीशन में, तो क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऑब्वियस सी बात है, जो गैमेट है वो कितने बने हैं, चार बने हैं, लेकिन टाइप तो यहाँ पे दो ही है भाई। गैमेट चार, म्योसिस है तो गैमेट तो चार ही बनेंगे, लेकिन टाइप कितना हुआ, दो हुआ। भाई ये दोनों कैसे हैं, सेम है, और ये दोनों कैसे हैं, सेम है।
तो एक मियोसिस में तो टाइप यहाँ पे 2 ही आ पाएगा, बाकी के जो 2 टाइप है वो आएंगे कहाँ से, यहाँ से। तो मान लेते हैं कि मेटाफेज फर्स्ट के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट हुआ। मेटाफेज फर्स्ट के बाद क्या आएगा, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, ये जाएंगे दोनों नीचे। फिर आएगी टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, टीलोफेज फर्स्ट के एंड में ये सेल हो जाएगी बीच में से डिवाइड। तो टीलोफेज फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगी तो मतलब ये है कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब स्टार्ट होगी क्या, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होगा, जो क्रोमेटिड है वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए जो सेल है बीच में से डिवाइड करेगी, आप समझ सकते हो जो क्रोमेटिड है ये भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ये। तो इस सेल, ये जो सेल थी इससे बनेंगी 2 सेल, और ये जो सेल थी इससे भी क्या बनेंगी 2 सेल, ये इससे भी क्या बन जाएंगे यहाँ पे 2 सेल। अब 4 सेल जो बनी इनका जीनोटाइप क्या होगा, ऊपर वाली जो सेल है वो क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके नीचे भी वही सेम सेल है, कैपिटल आर मतलब सेम जीनोटाइप है, स्मॉल वाई। उसके नीचे वाली जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके नीचे वाली भी क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऑब्वियस सी बात है गैमेट तो 4 टाइप के बनेंगे, सॉरी 4 गैमेट बनेंगे, टाइप नहीं है। टाइप तो यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे गैमेट 4 है लेकिन टाइप कितने हैं, 2। एक तो टाइप ये हो गया और एक टाइप ये हो गया। तो जो हम बोलते हैं कि भाई कैपिटल आर स्मॉल, आप समझ सकते हैं यहाँ से, जो हम बोलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप होता है, इससे बनते हैं 4 टाइप के गैमेट। तो किस तरह से बनते हैं यहाँ पे समझ सकते हैं। भाई हम मैथमेटिकली निकालना अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस हमारे अंदर होता है या प्लांट के अंदर होता है वो क्या होता है, मियोसिस। तो किस तरह से यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट बनेंगे ये आपको यहाँ पे समझना होगा। एक मियोसिस में गैमेट 4 बनेंगे लेकिन टाइप कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर ये वाला केस है तो इससे बन जाएंगे ये 2 टाइप के गैमेट, और ये वाला केस है तो बन जाएंगे इससे 2 टाइप के गैमेट। तो हम जब बोलते हैं कि 4 टाइप के गैमेट, तो दोनों जो पॉसिबिलिटी है उनको हम यहाँ पे लेते हैं। किसी एक सेल में मियोसिस से 4 टाइप के गैमेट नहीं बनेंगे। भाई मियोसिस जब होता है तो कई सारे सेल के अंदर होता है, जो गैमेट है, गैमेट बनाने वाली जो सेल है कई सारी होती हैं, कई सारे सेल के अंदर मियोसिस होता है, कई सारे गैमेट बनते हैं। हम बस ये देखते हैं कि कितने टाइप के गैमेट, हम ये नहीं देखते कि कितना नंबर है गैमेट का, क्योंकि नंबर ऑफ गैमेट तुमको तब पता चलेगा तुमको ये पता हो कि कितनी सेल के अंदर मियोसिस हो रहा है। हम क्या देखते हैं, टाइप ऑफ गैमेट। तो टाइप ऑफ गैमेट जब देखेंगे, दोनों जो पॉसिबिलिटी है उसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो इस तरह से जो सटन बोवेरी थे उन्होंने ये बताया कि भाई किस तरह से 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। अब 4 टाइप के जाएंगे मेल गैमेट, ऐसे ही 4 टाइप के क्या बन जाएंगे, फीमेल गैमेट। 16 का क्या बनेगा यहाँ पे, चेकर बोर्ड। और फिर जो रेशियो है डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 9331। तो मतलब जो सटन बोवेरी थे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी परफॉर्म किया एंड डायहाइब्रिड क्रॉस को भी परफॉर्म किया क्रोमोसोम्स को लेके, एंड ये बताया कि एक्चुअल में जो क्रोमोसोम है इनका जो बिहेवियर है इसी की वजह से जो हमें रेशियो है वो देखने को मिलते हैं। मोनोहाइब्रिड में 3:1 एंड डायहाइब्रिड के अंदर 9331। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। देखिए जो 3 बातें थी, फर्स्ट क्या था, जो फैक्टर है किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम वो भी किस में होते हैं, पेयर में। सेकंड क्या था कि जो फैक्टर है, फैक्टर शो सेग्रीगेशन। उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है वो भी क्या शो करते हैं, सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर है ये शो करते हैं क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उन्होंने बताया कि भाई जो एक क्रोमोसोम का पेयर है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ये इस तरह से अरेंज हुआ है। अब जो सेकंड पेयर है इसका जो अरेंजमेंट है ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। मतलब जो एक पेयर है क्रोमोसोम का वो दूसरे पेयर के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसका जो अरेंजमेंट है मेटाफेजिक प्लेट में वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकता है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसके बारे में भी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर दिया हुआ है, उसको हम यहाँ से रीड करेंगे। पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे बस जो क्रोमोसोम है अलग अलग कलर से इनको शो कर रखा है, पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड पॉसिबिलिटी सेकंड। देखिए ऑब्वियस सी बात है, मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अरेंज होते हैं मेटाफेज फर्स्ट में, फिर उनकी जो पुलिंग होती है वो कब होती है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर। तो मेटाफेज फर्स्ट के अंदर किस तरह से क्रोमोसोम अरेंज है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो गैमेट है वो किस तरह से फॉर्म होंगे। मेटाफेज फर्स्ट में जैसे अरेंज होंगे, एनाफेज फर्स्ट में वो उसी मैनर में क्या हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे ये वाला जो केस है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये दोनों जो क्रोमोसोम, देखिए इनको जो कलर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इस तरह से अरेंज है, ये फर्स्ट पेयर है, ये क्या है, सेकंड पेयर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें क्या किया इन्होंने, ये नीचे वाला पेयर है। जैसे कि यहाँ पे इसके साथ में ऑरेंज के साथ में, देखिए ऑरेंज के साथ में कौन सा लिया था, ग्रीन लिया था।
यहाँ पे कौन सा ले लिया, ऑरेंज के साथ में रेड ले लिया है, एंड येलो के साथ में कौन सा ले लिया यहाँ पे, ग्रीन। तो वही जो हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले कि जो अरेंजमेंट है मेटाफेजिक प्लेट में वो अलग अलग हो सकता है। ये है पॉसिबिलिटी फर्स्ट, ये है पॉसिबिलिटी सेकंड। अगर ये वाला अरेंजमेंट है तो स्पेंडल फाइबर जो है इनकी वजह से ये दोनों क्रोमोसोम जाएंगे एक सेल के अंदर, ये दोनों जो क्रोमोसोम जाएंगे ये जाएंगे एक सेल के अंदर। तो यहाँ पे ये इस तरह से इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आएगा क्या, मियोसिस सेकंड। फिर ये बन जाएंगी क्या, 4 सेल। देखो 4 सेल तो बनेंगी, ये 4 सेल बनी है, लेकिन टाइप कितना है, टाइप तो 2 ही है भाई। ये दोनों एक टाइप की सेल हैं, ये दोनों भी एक ही टाइप के सेल हैं। उसके बाद में आ गया यहाँ पे क्या, पॉसिबिलिटी सेकंड। तो यहाँ पे ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये पुल हो जाएंगे एक सेल के अंदर, ये दोनों जाएंगे दूसरी सेल के अंदर। मेटाफेज फर्स्ट हो जाएगी, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर आता है टीलोफेज फर्स्ट। म्यूसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगा तो बनेंगे 2 सेल, एक ये और एक ये। फिर आएगी क्या, म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस सेकंड में जो क्रोमेटिड है उनका भी डिवीजन होगा। जब क्रोमेटिड डिवाइड कर जाएंगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली बन जाएंगे 4 सेल। 4 सेल बनेंगी, लेकिन जो टाइप है वो कितना होगा, यहाँ भी 2 ही होगा। इससे ये एक टाइप है, ये दूसरा टाइप है। तो टोटल जब आप काउंट करोगे कि भाई एक टाइप ये हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, ये थर्ड टाइप हो गया, एंड ये फोर्थ टाइप हो गया, तो यहाँ पे इस तरह से आपको पता चलेगा कि जो गैमेट वो कितने टाइप के बनेंगे। यहाँ पे 4 टाइप के, अगर आपने 2 जो कैरेक्टर है उनको सेलेक्ट किया है तो इस तरह से जो सडन बोवेरी थे उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। एक तरह से बताया कि भाई जो क्रोमोसोम है वो भी क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे यहाँ पे एक जगह पूछ रखा है ये वाला पार्ट कि कौन सा कॉलम है जो कि जीन के लिए और कौन सा कॉलम है जो कि क्रोमोसोम के लिए। देखिए शुरू के जो 2 पॉइंट है वहां से अगर आपको इजीली पता नहीं चलेगा कि कौन जीन है और कौन सा क्रोमोसोम के लिए, लेकिन जो थर्ड वाला पार्ट है उससे आप पता कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं बाकी सारे पॉइंट के बारे में। ओकर इन पेयर ये वाला जो है ये भी सेम है। थर्ड वाले पॉइंट पर हम सीधा आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनादर पेयर। एक जो पेयर है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अनादर पेयर। अब ये बात तो काफी हद तक सही है, लेकिन हर एक केस में सही नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ले लेते हैं हम ये कैपिटल ए और यहाँ पे है स्मॉल ए, ये रहा कैपिटल बी एंड यह रहा स्मॉल बी। अब ये हो गए यहाँ पे 2 जीन या 2 पेयर हो गए एक तरह से। यहाँ पे अगर हम ये बोले 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, इस केस में ये गलत हो जाएगा भाई। जो कैपिटल ए है उसके साथ में हमेशा क्या जाएगा, कैपिटल बी जाएगा, और जो स्मॉल ए है उसके साथ में हमेशा क्या जाएगा, स्मॉल बी जाएगा। कहने का मतलब अगर लिंकेज, ये जो केस हमने किया है ये कौन सा वाला है, लिंकेज वाला, कि अगर मान लीजिए जो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उनका जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं होगा, वो कैसे होगा, एक साथ होगा। तो ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ये जीन के लिए सही नहीं है। किन जीन के लिए, लिंक्ड जीन के लिए। हाँ, अगर मान लीजिए जो जीन है, अगर मान लीजिए जो 1 पेयर है जो हम बात कर रहे हैं जीन के पेयर, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तब तो ये बात सही होती है। बट अगर लिंक्ड जीन वाला हम केस ले लें कि जीन के पेयर अगर मान लीजिए सेम क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है तो उनका जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। तो ये वाली जो लाइन है वो लिंक्ड जीन के लिए, लिंकेज वाले केस के लिए सही नहीं है। तो इसको आप रखोगे किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। भाई एक क्रोमोसोम का जो पेयर होता है दूसरे पेयर के इंडिपेंडेंटली क्या होता है, सेग्रीगेट होता है। ये बिल्कुल सही है। जीन के केस में, कई केस में सही है। मान लीजिए अगर आप जीन ऐसे लेते हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अलग अलग होमोलोगस पेयर पे, तो वहां तो ये बात सही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जीन ऐसे ले लिए जो कि सेम जो होमोलोगस पेयर है उस पर प्रेजेंट है, तो वहां पे होगा लिंकेज। और जब लिंकेज होगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो 1 पेयर है वो दूसरे पेयर के इंडिपेंडेंट है। भाई सिंपल सी बात है, ए एंड बी दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो जब जैसे ये पेयर और ये पेयर जब अलग होगा तो अलग तो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल ए के साथ में हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल बी रहेगा, क्योंकि आपने ऐसे जीन यहाँ पे ले ली है जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमेशा ट्रू नहीं बैठती है, किसके लिए, जीन के लिए। हाँ, लेकिन क्रोमोसोम के लिए हमेशा ट्रू बैठती है। क्रोमोसोम का जो एक पेयर होता है वो दूसरे पेयर का क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए। एंड यहाँ पे देखो ये क्या लिखा, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर। अब जब लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर तो यहाँ पे आप जो जीन है उनको एक क्रोमोसोम पे नहीं ले सकते।
भाई जो जीन का पेयर है वो इंडिपेंडेंट कब होगा? जैसे मान लीजिए आपके एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है, यहाँ पे है कैपिटल ए, यहाँ पे है स्मॉल ए, यहाँ है कैपिटल बी, यहाँ क्या है स्मॉल बी। इनको आप बोल सकते हो क्या? इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ जीन, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। भाई अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसको हम इंडिपेंडेंट पेयर नहीं बोल सकते। भाई सेम क्रोमोसोम पे वो तो लिंक्ड जीन हो जाएंगे, अलग अलग पे है तो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट पेयर। हाँ, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एकदम इंडिपेंडेंट है और ये भी कैसे इंडिपेंडेंट है? क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये क्या शो करेंगे? एक तरह से असॉर्टमेंट शो करेंगे। तो ये वाला जो कॉलम है ये किसके लिए हो जाएगा? जीन के लिए। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was given by T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan, T.H. Morgan। देखिए जो सर्टेन बोवेरी थी उन्होंने तो अपना केवल थ्योरेटिकल स्टडीज के बेसिस बताया कि जो जीन है, जो फैक्टर है वो कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन जो मॉर्गन है इन्होंने अब किया था एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? ड्रोसोफिला पे। जो ड्रोसोफिला है ये क्या होती है? फ्रूट फ्लाई। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था किस पे? ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला ये होती है छोटी सी फ्रूट फ्लाई जो कि फ्रूट्स पे ग्रो करती है, मेनली फ्रूट फ्लाई। इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, लिंकेज को डिस्कवर भी किया। और एक्चुअल में ये मॉर्गन थे जिनकी वजह से जो थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये प्रूव हो जाती है। अब देखिए बात आती है कि जो मॉर्गन थे, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे ही वर्क क्यों किया था? हमने बात की थी कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया था। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को एज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट क्यों किया था। तो इसके कुछ रीजन है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ देखो कॉमन होते हैं, जैसे मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया था? क्योंकि जो पी प्लांट है उसका जो लाइफ स्पेन वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है। इवन जो ड्रोसोफिला है इसका भी लाइफ स्पेन कैसा होता है? शॉर्ट होता है। शॉर्ट लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन ये होता है अराउंड कितना? 2 वीक्स का। अराउंड 2 वीक्स। इसके अलावा इसको ग्रो करना भी क्या होता है? आसान होता है। देखिए जो पी प्लांट, इवन पी प्लांट का तो फिर भी 2 से 3 मंथ का होता है, लेकिन जो ड्रोसोफिला है उसका लाइफ स्पेन कितना है? 2 वीक का है। तो जितना छोटा लाइफ स्पेन होगा उतनी ही जल्दी जो कैरेक्टर है उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी जो नई प्रोजेनी है वो देखने को मिलेंगी। तो कोई भी जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसका जो लाइफ स्पेन है वो क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। इसके अलावा इट इज इजी टू ग्रो, इजी टू ग्रो। इसको जो ग्रो करना है वो काफ़ी आसान था। मेनली इन्होंने जो बनाना होता है, बनाना का जो पल्प होता है, बनाना के पल्प जो है उसको यूज़ किया था इन फ्रूट फ्लाई को ग्रो करने के लिए। देखिए मेंडल को तो फिर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बड़े से गार्डन की जरूरत थी। इन्होंने तो सारा जो काम है वो किया है कहाँ पे? एक लैब के अंदर। लैब के अंदर एक ग्लास चैम्बर होता है, वहाँ पर जो फ्रूट फ्लाई है उनको ग्रो किया और वहाँ पर सारा जो एक्सपेरिमेंट है उनको परफॉर्म किया। इसके अलावा कई सारे इसके अंदर होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स।
जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उनका होना जरूरी है, जिससे कि जो स्टडी है वो क्या होती है, आसान हो जाती है। तो कई सारे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है ड्रोसोफिला के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आई कलर है। आई कलर जो है इसमें रेड भी होता है, वाइट भी होता है। जो विंग साइज है, कुछ के अंदर जो विंग साइज है वो बड़ा होता है, कुछ का जो विंग साइज है वो छोटा होता है। तो कई सारे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल मेटिंग, इन सिंगल मेटिंग। ड्रोसोफिला के अंदर जब मेटिंग होती है तो एक ही मेटिंग में कई सारी जो फ्लाइज हैं उनका प्रोडक्शन होता है। तो भाई जितनी ज़्यादा प्रोजेनी होंगी, जो कैरेक्टर है उनको ऑब्जर्व करना उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतना प्रॉपर उनको रेशियो मिल पाएगा। इसके अलावा मेल एंड फीमेल को डिफ्रेंशिएट करना भी क्या होता है, यहाँ पे आसान होता है। जो मेल है उसका साइज छोटा होता है एंड जो फीमेल है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए मेंडल ने लिया था किसको, पी प्लांट को, वो तो कैसा था, बाइसेक्सुअल। जो पी प्लांट है उसके अंदर मिलता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन्होंने लिया है किसको, ड्रोसोफिला को। अब मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो मेल एंड फीमेल को इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैन बी distinguished easily, male and female can be distinguished easily, क्योंकि जो मेल है, मेल की जो बॉडी का साइज है, मेल इज स्मॉलर, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। इसके अलावा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी इसमें क्या होता है, कम होता है। लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि आगे चलकर जो भी स्टडीज है वो हुई है किस पे, क्रोमोसोम के लेवल पे। इसमें क्रोमोसोम का नंबर कम होता है। डिप्लॉइड जो सेट है उसमें क्रोमोसोम होते हैं कितने, 8, या आप बोल सकते हैं 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मॉर्गन ने सेलेक्ट किया था किसको, ड्रोसोफिला को। इन्होंने इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लिंकेज को डिस्कवर किया। इसके अलावा इन्होंने प्रूव किया किसको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इन्होंने बताया कि भाई जो फैक्टर है ये कहाँ पे होते हैं एक्चुअल में, क्रोमोसोम पे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका होता है शॉर्ट लाइफ स्पेन, अराउंड 2 वीक का होता है। ग्रो करना काफ़ी आसान है, सिंपल सा जो फ्रूट का पल्प होता है, जैसे कि बनाना जो होता है उसका जो पल्प है उसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कई सारे इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनती हैं एक बार की मेटिंग में। इसके अलावा मेल एंड फीमेल जो है इनको डिफ्रेंशिएट करना क्या होता है, आसान होता है। मेल इज स्मॉलर एंड फीमेल का जो साइज है वो बड़ा होता है। एंड जो क्रोमोसोम है वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। जो क्रोमोसोम जितने कम होंगे जो स्टडी है उतनी आसान होगी। क्रोमोसोम का अगर मान लीजिए नंबर ज़्यादा होगा तो स्टडी जो है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो आज के लिए हम इसको यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।